हाँ जी, कोई ऐसा है जिसको इसमें अभी भी समस्या है तो बोल सकते हो कि सर समस्या है, समझ में नहीं आया। नहीं सर, कोई समस्या नहीं, ठीक है। सेकेंड थिंग इज, ओ भाई ये तो बड़ा समस्या है सर, हम तो इसमें खुराफात करेंगे, आयुषी खुराफात कर रही है। चलो ठीक है, ओके। सेकेंड थिंग इसमें क्या हो गया भैया, पेंटिंग, ग्रीजिंग एंड ऑयलिंग कर लिए, उसके बाद क्या कर सकते हो? उसके बाद कर सकते हो ना, देखो क्या करो, पीतल का बना लो, ठीक है। पीतल का बना लो किसी चीज को, ठीक है। पीतल का जैसे ही बनाओगे तो तुम्हारा काम हो जाएगा, ठीक है। अब देखो, मान लो मेरे पास अगर कोई भी चीज जो होती, अगर मान लो पीतल, जिससे, चलो ठीक है पीतल छोड़ दो, सिंपल सा मतलब क्या है कि जो भी मेटल है उसका एलॉय कर देना, एलॉय बना देना, चाहे ब्रास हो, ब्रोंज हो, कोई भी चीज हो। फायदा क्या है कि कॉपर को अगर ब्रास ब्रोंज में कन्वर्ट कर दिया तो वहां पे क्या होगा, कॉपर का जो वहां पे होने वाला था, जो करोजन होने वाला था, वो बच जाएगा। देखो इस लोटे को ध्यान से देखो, ठीक है। इस लोटे को देख रहे हो तो ये भाई अभी भी बहुत शाइन कर रहा है। क्यों शाइन कर रहा है ये लोटा? ये इसीलिए शाइन कर रहा है कि अगर ये कॉपर का होता तो इसके ऊपर कोरोजन होकर ये खत्म हो जाता, ठीक है। लेकिन ये चूंकि इसका है, पीतल का है, तो पीतल के होने की वजह से इसमें कोरोजन आसानी से नहीं होता है। तो हम क्या करते हैं, एक और भी काम करते हैं, दैट इज एलॉइंग कर देते हैं। हम एलॉय बना देते हैं और एलॉय बना से भी अपना काम हो जाता है, चलेगा। कोई ऐसा जो कहना चाहता है सर ये तो जादू हो गया, समझ में नहीं आया, कोई समस्या नहीं है, ठीक है। तो अपन क्या कर सकते हैं, अपन बोल सकते हैं कि भैया इसको क्या कर दिया, एलॉय बना दिया, ठीक है। एलॉय बना दिया, ठीक है। मैं सीधे पॉइंट बाय पॉइंट लिखते जा रहा हूँ, तो इसको दिल से मत लेना कि सर लंबा लंबा स्टेटमेंट नहीं लिख रहे हैं, सिंपल पॉइंट टू पॉइंट बात कर रहे हैं, ठीक है। चलो थर्ड थिंग, आयरन के लिए स्पेशली एक और भी काम किया जाता है, या कुछ कुछ मेटल्स और भी उनके लिए और भी काम किया जाता है। हालांकि ये बहुत एक्सपेंसिव मेथड है, फिर भी करते हैं इसको। अब यूज बहुत कम होता है, दैट इज गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन क्या है कि जिंक का लेयर चढ़ा देना, मेटल के ऊपर जिंक का लेयर चढ़ा देना इज नोन एज गैल्वेनाइजेशन। अब गैल्वेनाइजेशन करते क्यों है? देखो जिंक के पास भी ना वही प्रॉपर्टी है जो एल्यूमिनियम के पास थी। कौन सी वाली? कि उसका ऑक्साइड जो होता है बड़ी स्ट्रांग होता है। अब सेम कहानी यहाँ पे अप्लाई कर दिया, उसका लेयर लगा दिया। मान लो मेरे पास एक मेटल सरफेस है, देखो ये मान लो मेरे पास आयरन भाई साहब, आयरन भाई साहब का सरफेस है, ठीक है। इसके ऊपर क्या किया कि एक पतला सा, बिल्कुल पतला सा क्या कर दिया कि इसके ऊपर एक लेयर लगा दिया है, ये लेयर लगा दिया जिंक का, ठीक है। अब ये जिंक का लेयर लगाने के बाद होगा क्या भैया, जैसे ही यहाँ ऑक्सीजन भाई साहब आएंगे इससे रिएक्ट होने के लिए, तो जिंक तो हाईली रिएक्टिव है, ये फटाफट ऑक्सीजन से रिएक्ट हो जाएगा। लेकिन ऑक्सीजन से रिएक्ट होने के बाद ना क्या होगा, इसके सरफेस पे ऑक्साइड बन जाएगा, ठीक है। और ये जो ऑक्साइड है ना, ये भी बिल्कुल बहुत ही स्ट्रांग होता है, जैसा अपने पास आयरन वाली कहानी थी, बिल्कुल वैसे ही स्ट्रांग, जैसे मेरे पास अपने पास एल्यूमिनियम वाली कहानी थी कि जैसे एल्यूमिनियम का ऑक्साइड बहुत स्ट्रांग था, वैसे इसका भी ऑक्साइड बहुत स्ट्रांग होता है। और इस स्ट्रॉन्ग ऑक्साइड के होने की वजह से ये फर्दर रिएक्शन को क्या करता है, रोक देता है। तो ऐसे समझ लो कि मान लो ये मेरे पास मेटल हो गया, जिस मेटल को बचाना है, ठीक है। ये मेरे पास जो बीच में हो गया ये जिंक हो गया, और ये जो सरफेस पे बन गया है ये क्या बन गया, जिंक ऑक्साइड बन गया। और ये पूरा प्रोसेस क्या कहला गया, गैल्वेनाइजेशन कहला गया। तो ये समझ में आया गैल्वेनाइजेशन ने क्या किया? गैल्वेनाइजेशन ने क्या किया भैया, गैल्वेनाइजेशन ने किया ये कि उसके सरफेस पे जिंक का पहले लेयर लगाया, और जिंक के लेयर ने क्या किया कि फर्दर ऑक्सीडेशन को रोक दिया, या फर्दर जो कोरोजन होने वाला था उसको रोक दिया। मुझे फटाफट बताओ किसको किसको खोपड़े में नहीं गया ये, जल्दी बताओ सर, ये गैल्वेनाइजेशन खोपड़े में नहीं गया? मुझे फटाफट बताओ ये खोपड़े में नहीं गया, जल्दी बोलो कोई ऐसा जो, आयुषी बोलिए एक बार फिर से बताओ। बेटा एक मेटल प्लेट लिया, मेटल के ऊपर देखो ये मान लो ये आयरन का होता है, ये इसी को लेते हैं, ये आयरन का होता है, इसके ऊपर क्या किया कि जिंक का लेयर लगा दिया। अब जिंक का लेयर लगाने से क्या हुआ कि ये जिंक का जो लेयर है ये ऑक्सीजन को इसके साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में आने से रोक देगा, और जिंक खुद ही ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा, कर गया भैया जिंक ऑक्सीजन से रिएक्ट। लेकिन हुआ क्या कि जिंक ऑक्सीजन से रिएक्ट करके फिर तो खराब हो जाना चाहिए था। तो होता ये है, और फिर आयरन रिएक्ट करता, लेकिन नहीं ऐसा नहीं होता। क्यों? क्योंकि जिंक जो ऑक्सीजन से रिएक्ट करके जिंक का जो ऑक्साइड बना, वो भी बिल्कुल वैसा ही नालायक है जैसा एल्यूमिनियम का ऑक्साइड था। एल्यूमिनियम जैसे रिएक्ट करता था वैसे ही जिंक इससे रिएक्ट किया, और जिंक रिएक्ट करके इसके ऊपर क्या कर दिया कि इसके ऊपर लेयर लगा दिया जिंक ऑक्साइड का। और जिंक ऑक्साइड का जो लेयर था वो ऐसा था जो अब इतना स्ट्रांग है कि इसको छोड़ के नहीं जाएगा। तो फर्दर वो रिएक्शन को क्या कर देता है, रोक देता है। एक बीच में एक लेयर बनाता है, एक कटिंग लेयर बनाता है,
जो कि आपके पास इन्वायरमेंट में, मतलब इन्वायरमेंट में जो ही चीजें प्रेजेंट है उसके बीच में और मेटल के बीच में क्या बनाता है, डिफरेंस क्रिएट कर देता है और आपका काम हो जाता है। चलेगा? फटाफट बताओ चलेगा नहीं चलेगा? यहाँ मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूँ जिंक लेयर। फटाफट बताओ चलेगा? इसी तरह का एक प्रोसेस है एनोडाइजिंग, ठीक है? हाँ बिल्कुल इसी तरह का एक प्रोसेस है एनोडाइजिंग। हाँ बेटा, एल्यूमिनियम ऑक्साइड टॉक्सिक होता है, मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो होता है वो टॉक्सिक होता है, ठीक है? इसी तरह का एक प्रोसेस है एनोडाइजिंग। एनोडाइजिंग में बस जिंक की जगह क्या यूज कर लेते हैं, एल्यूमिनियम यूज कर लेते हैं, लेकिन वो प्रोसेस बहुत ही कम यूज होता है, तो उसके बारे में अपन कोई डिस्कशन नहीं कर रहे हैं ज्यादा, ठीक है? नेक्स्ट प्रोसेस, ये जो प्रोसेस अभी बताने वाला हूँ ये आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है? लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, क्योंकि इस प्रोसेस का यूज करके बड़े बड़े ब्रिजेस को, जो आपके पास पाइपलाइंस आती हैं जिनसे ऑयल्स आता है, गैसेस आता है, इनको बचाया जाता है। ये बड़े काम का प्रोसेस है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। शिप्स को बचाया जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, ठीक है? तो मैं यहाँ यहाँ लिख दे रहा हूँ, दैट इज कैथोडिक प्रोटेक्शन। कैथोडिक प्रोटेक्शन इसको बोलते हैं, ठीक है? अब इसमें होता क्या है, मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ कि ये चीज है क्या। क्या हो गया राघवेंद्र बाबू? अरे गैल्वेनाइजेशन का मतलब ये नहीं हुआ कि सिर्फ मेटल पे यूज करता है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। देखो गैल्वेनाइज ऐसे क्या होता है ना, जैसे ये प्रोसेस था गैल्वेनाइजेशन, उसी तरह का क्रोमियम की प्लेटिंग करते हैं, ठीक है? बात बस इतनी सी है कि किसी एक मेटल का लेयर लगा दो जो उस मेटल को बचा सके, सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये होता है। गैल्वेनाइजेशन उसका वन ऑफ द एग्जांपल है जिसमें जिंक का यूज करते हैं, और ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ मेटल पे ही हो। जैसे क्रोमियम की प्लेटिंग जो होती है वो प्लास्टिक पे भी की जाती है, तो ध्यान रखना इस चीज को। बट अपना फोकस गैल्वेनाइजेशन ही, अपना फोकस है कोरोजन को बचाना, इसलिए गैल्वेनाइजेशन के डेप्थ में मैं नहीं जा रहा, ठीक है? अगर कोई ये जानना चाहते हो गैल्वेनाइजेशन करते कैसे हैं, तो बचपन में याद करो आपको एक चीज सिखाई जाती थी, दैट इज इलेक्ट्रोप्लेटिंग। वही इलेक्ट्रोप्लेटिंग वाला कॉन्सेप्ट यहाँ यूज किया जाता है गैल्वेनाइजेशन करने के लिए, ठीक है? तो ये कैथोडिक प्रोटेक्शन क्या चीज है, मैं यहाँ बना रहा हूँ, फटाफट इस चीज को ध्यान देना। ये कैथोडिक प्रोटेक्शन क्या चीज है? देखो मान लो ये कोई शिप है, ठीक है? ये ऑब्वियस आयरन का ही है, ओके? तो इसको किया क्या, इसको किया कुछ ऐसा कि इसको कनेक्ट कर दिया है, इस शिप को कनेक्ट कर दिया है, इस शिप को कनेक्ट कर दिया है, देखो किस चीज से, इस शिप को कनेक्ट कर दिया है एक हाई रिएक्टिव मेटल से, ठीक है? अब इसको यूजुअली इसके अंदर ही रखते हैं, मैं बाहर रख के बस समझा देता हूँ आपको, ठीक है? इसको कनेक्ट कर दिया एक हाई रिएक्टिव मेटल, और यूजुअली पहले जो यूज करते थे दैट वाज मैग्नीशियम। इसको मैग्नीशियम से कनेक्ट कर दिया, ठीक है? अब यहाँ पानी है आपका, कोई दिक्कत नहीं है भैया, ये पानी चलो ग्रीन से बना लेते हैं फिलहाल, पानी थोड़ा गंदा पानी है तो ग्रीन से बना लेते हैं, ठीक है? चलो, होता क्या है इस मैग्नीशियम से कनेक्ट करने का फायदा, ये जो आयरन है, ये आयरन पहले रिएक्ट करना चाहिए था, लेकिन आयरन रिएक्ट नहीं करके कौन रिएक्ट कर जाता है, मैग्नीशियम रिएक्ट कर जाता है। और इसका बेसिक कॉन्सेप्ट तुम सोच सकते हो कहाँ से आता है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की रिएक्टिविटी से। अपने को पता है कि भैया आयरन और मैग्नीशियम में ज्यादा रिएक्टिव कौन, मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम पहले रिएक्ट कर जाता है इन कंपेरिजन टू आयरन, बाहर के प्रेजेंट, बाहर में जो चीज प्रेजेंट है उससे, रेदर देन आयरन, ठीक है? अब इसको बेसिकली अगर इसको बहुत डेप्थ में समझोगे तो थोड़ी कहानी अलग तरीके से होती है, बस फिलहाल के लिए ऐसे समझ लो, इन शॉर्ट में बता देता हूँ कि ये मैग्नीशियम जो है ये पहले रिएक्ट कर जाता है इन कंपेरिजन टू आयरन, तो मैग्नीशियम यहाँ पे खत्म हो जाता है, मैग्नीशियम यहाँ डिस्ट्रॉय हो जाता है, और ये जो आयरन है ये आयरन बिल्कुल वैसे को वैसे ही बच जाता है। तो ये एक तरीका। अब इसका फायदा क्या हुआ, इसका फायदा ये हुआ कि ये शिप चाहे कितनी ही बड़ी थी, अगर 1 kg ब्लॉक भी अगर मैंने मैग्नीशियम का ले लिया, तो ये 1 kg ब्लॉक भी इस शिप को बहुत दिनों तक बचा के रखेगा, बहुत दिनों तक बचा के रखेगा। बार बार उस पर ग्रीजिंग पेंटिंग करने की जरूरत नहीं है। किसी भी एक जगह से कनेक्ट कर दिया, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी तो पूरे मेटल में होती है, कोई समस्या नहीं है, तो किसी एक जगह से वायर से कनेक्ट कर दिया और अपना काम बन गया। यूजुअली ये जो वायर्स यूज करते थे कॉपर के वायर्स। कॉपर के वायर से क्या करते थे, मैग्नीशियम के मेटल को कनेक्ट कर देते थे शिप्स में कहीं एक जगह कोने में रख के, और अपना काम बन जाता था। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा।
ये आपके सिलेबस में है नहीं, बट समझाने के लिए बता दिया। कैथोडिक प्रोटेक्शन ये यूजुअली कब यूज करते हैं बताएं? शिप्स में यूज करते हैं, ब्रिजेस को बचाने के लिए यूज करते हैं, ठीक है। तो शिप्स के लिए, ब्रिजेस के लिए हम इसका यूज करते हैं। चलेगा? कोई ऐसा जो कहना चाहता है सर समस्या समझ में नहीं आया? अंशु, ठीक है। कैथोडिक प्रोटेक्शन हम यूज करते हैं बेटा जो बहुत हेवी मेटेलिक स्ट्रक्चर्स हैं, खास करके आयरन के, उनको बचाने के लिए। ऐसा सुने होगे कि आयरन स्तूपा जो है वो, मतलब कौन सा उसको क्या बोलते हैं यार, उस स्तूपा का नाम मुझे ध्यान नहीं आ रहा है। बुद्धा वाला जो स्तूपा कहाँ पे है, वो वैशाली में भी है और एक जगह कहीं और भी है, ठीक है। वो जो है या फिर आपके पास आयरन पिलर, मुझे याद नहीं आ रहा, जहाँ पे वो बना, अशोक स्तंभ बना हुआ है, ठीक है। तो वो बचे हुए क्यों है? वो इसीलिए बचे हुए हैं, वहां पे ऐसा कहते हैं कि वहां पे कुछ टेक्नोलॉजी यूज की गई है। दिल्ली में, दिल्ली में यार कहाँ है मुझे ध्यान नहीं, शायद फिरोजाबाद में है क्या, या दिल्ली में, पता नहीं, ठीक है। जहाँ भी हो, वट एवर, मेरे को हिस्ट्री से भी फिलहाल ध्यान नहीं है। आयरन पिलर जो है, ठीक है। तो उनको बचाने के लिए, पहले टाइम्स में कुछ इसी तरह के टेक्नोलॉजीज के यूज किए जाते थे, ठीक है। उसके लिए जो यूज किया गया वो कुछ अलग कहा जाता है। उसको इस तरीके से बनाया गया है कि उसका जो बेस है, वो बेस जमीन में जहां पे टच किया हुआ है, जिस मतलब जिस स्टोन पे उसको बनाया हुआ है, वो स्टोन ऐसा है जो खुद ऑक्सीडाइज हो जाता है, लेकिन आयरन को ऑक्सीडाइज नहीं होने देता। ऐसा थियरी बोला गया, जिस वजह से वो आज तक कोरोड नहीं हुआ, वो आज तक जैसा था वो वैसा ही है। तो बिल्कुल उसमें कॉन्सेप्ट यही कैथोडिक प्रोटेक्शन का ही है, बट ये अलग बात है कि उसमें अलग से मेटल लगाया नहीं गया, उसको इस पोजीशन पे बनाया गया है कि जहां पे नेचुरली उसको ये चीज अवेलेबल हो पाए, ठीक है। तो इस तरीके से हम बोलते हैं कि ये मेथड अपना बहुत काम का है। हेवी मेटेलिक सर्फेसेस, बहुत बड़े बड़े सर्फेसेस को बचाने के लिए, बहुत बड़े बड़े चीजों को बचाने के लिए इस मेथड का यूज किया जाता है। खास करके ब्रिजेस के लिए, शिप्स के लिए हम इस मेथड का यूज करते हैं। चलेगा? इसको आगे जब आप पढ़ोगे तो इसको पता चलेगा कि इसको इलेक्ट्रिकली भी इसको अप्लाई किया जा सकता है। जरूरी नहीं है कि मेटल से कनेक्ट किया जाए, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी देके भी इसका काम किया जा सकता है, बैटरी से कनेक्ट करके, ठीक है। चलो, ओके, डन है। तो ये आपके पास हो चुका है नंबर 3। क्या समस्या भैया नंबर 3 में? गैल्वेनाइजेशन का मतलब क्या होता है कि जिंक का लेयर लगा देना। फायदा ये है कि जैसे ही जिंक का लेयर लगाते हैं तो फर्दर जो रिएक्शन है, उस फर्दर रिएक्शन को रोक देता है जिंक का लेयर, और अपना काम बन जाता है। हाँ बिल्कुल श्रेय, ये 11th 12th में पढ़ना, आपको पढ़ोगे जब उसमें पढ़ाऊंगा। अभी सामने सामने होता, ऑफलाइन होता तो मैं पूरा बताता, बट अभी नहीं बताना, ठीक है। चलो, ओके, डन है। तो ये आपके पास हो गया कैथोडिक प्रोटेक्शन। नेक्स्ट आते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास मेन ये 4 ही है, ठीक है। मेन आपके पास ये 4 है। एनोडिक प्रोटेक्शन भी होता है, ऐसा नहीं है कि नहीं होता है, एनोडिक प्रोटेक्शन भी होता है, बट वो बहुत सक्सेसफुल मेथड नहीं है, इसलिए कैथोडिक प्रोटेक्शन का यूज ज्यादा किया जाता है, ठीक है। तो यही मेनली आपके पास ये 4 मेथड है, जिस तरीके से हम एलॉइंग करके, पेंटिंग, ग्रीजिंग या ऑयलिंग करके, गैल्वेनाइजेशन करके या एनोडाइजिंग करके हम मेटल को करोड होने से बचाते हैं। चलेगा? ओके। नेक्स्ट एंड द लास्ट थिंग अबाउट दिस चैप्टर, दैट इज रेंसिडिटी। तो अपन फटाफट रेंसिडिटी पढ़ते हैं और इस चैप्टर का सभा को समाप्त करते हैं, ठीक है। और कोई है जिसको कोरोजन में समस्या है तो बोल सकते हो, ऐसा नहीं है कि मैं आगे बढ़ गया सर, नहीं हम नहीं, समस्या है। ये क्या हो गया? जल्दी बोलो फटाफट, कोई ऐसा है जिसको कोरोजन में समस्या है तो बोल सकते हो बेटा। चलेगा? चलो, क्या बता दूं? अभिनव क्या बता दूं बेटा? तू ऑडियो ऑन करने का परमिशन दे रहा हूँ, बोलो क्या बता दूं? बोलो बेटा क्या बताऊं? कोरोजन क्या होता है ये बता दूं? कोरोजन क्या है बेटा? मेटल का खराब हो जाना, मेटल का अपन ऐसे बोलते हैं ईटिंग अप ऑफ मेटल, या डिग्रेड हो जाना, मेटल का डिग्रेड हो जाना। तो अपन होता क्या है कि इन्वायरमेंट में, बाहर में प्रेजेंट कोई भी जो गैसेज हैं, जो बाहर में प्रेजेंट अपने पास वाटर मॉलिक्यूल्स है, ह्यूमिडिटी है, या एसिडिक चीजें हैं, उनके साथ क्या होता है, रिएक्ट होकर मेटल का खराब हो जाना, अपन इसी को क्या बोलते हैं? कोरोजन बोलते हैं। चलेगा? जैसे आयरन कोरोड होता है तो रस्ट बना लेता है, ठीक है। रस्ट क्या होता है? तो आयरन ऑक्साइड होता है विद सम H2O, ठीक है। उसके बाद अपने पास सिल्वर कोरोड होता है तो सिल्वर सल्फाइड बना लेता है। उसी तरीके से कॉपर कोरोड होता है तो कॉपर हाइड्रोक्साइड और कॉपर कार्बोनेट बना लेता है। तो बेसिक फंडा क्या है कि मेटल का खराब हो जाना बाहर में प्रेजेंट चीजों के साथ रिएक्ट होने से, इसी को अपन क्या बोलते हैं? कोरोजन बोलते हैं। चलेगा? डन है? अभी भी समस्या? जल्दी बताओ,
नहीं सर, अब कोई समस्या नहीं है। चलो अब अपन आते हैं रेंसिडिटी पे। देखो रेंसिडिटी क्या चीज है भैया, रेंसिडिटी क्या चीज है पहले जान लो इसको। देखो इसका मतलब क्या हो रहा है, रेंसिडिटी का मतलब पहले समझ लो, लिख दिया ये फर्जी सा डेफिनेशन, पहले समझ लो। जो अपने पास फैटी, जो फैटी एसिड से बने हुए, ऐसे समझ लो कि ऑयल से बने हुए जो चीजें हम खाते हैं, वो होता क्या है कि बहुत दिनों तक अगर हम ऐसे ही उसको रख देते हैं तो उसका टेस्ट बिगड़ जाता है, वो खराब गंदा सा स्मेल आने लगता है। बहुत बार तुम देखे भी होगे, इवन जो पैक्ड आइटम आते हैं, जो पैक्ड फूड्स आते हैं, जो चिप्स आते हैं और भी जो चीजें आती है पैक्ड, उनको हम जैसे, उनको बहुत दिनों बाद अगर तुम खाओगे तो देखोगे यार बहुत गंदा सा टेस्ट आता है उनमें, ठीक है, एक अजीब सा गंदा सा स्मेल आएगा, गंदा सा टेस्ट आएगा, ठीक है। तो उसी चीज को अपन क्या बोलते हैं, रेंसिडिटी। रेंसिडिटी का मतलब क्या हुआ कि जो भी फैटी चीजें थी उनका ऑक्सीडेशन हो जाना, मतलब ऑयल का या घी का ऑक्सीडेशन हो जाना, और ऑक्सीडेशन होके खराब स्मेल देने लगना, खराब टेस्ट देने लगना, इसी को अपन बोलते हैं रेंसिडिटी। इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, रेंसिडिटी। तो सिंपल सा मतलब क्या हुआ कि ऑक्सीडेशन ऑफ ऑयली फूड्स ड्यू टू एक्सपोजर इन द इन्वायरमेंट टू गिव फाउल स्मेल, गंदा स्मेल देने लगला, एंड टेस्ट इज नोन एज रेंसिडिटी। मुझे फटाफट बताओ किसको किसको खोपड़े में नहीं गया ये चीज, रेंसिडिटी क्या चीज है, समझ में नहीं आया, जल्दी बोलो। आयुषी, रुक जाओ, मैं किसी को, आयुषी बेटा ऑडियो ऑन करना, आयुषी बेटा ऑडियो ऑन करना। यस सर। बेटा कभी घर में ठेकुआ बना है? हाँ। ठेकुआ समझ में आता है? यस सर, आता है। सब समझ में आता है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, कभी ठेकुआ को 5 महीने बाद खाए हो? बनने के 4-5 महीना बाद, छठ में बनता है ना ठेकुआ, उसको 5-6 महीने बाद खाए हो कभी? नहीं। क्यों, ऐसा क्यों नहीं? अच्छा ऐसा है क्या कि बचता ही नहीं है? सर हम तो पहले ही खा खत्म कर देते, बचाना ही नहीं है अपने को, ऐसा है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। अच्छा मान लो गलती से बच गया तो खाओगे 5 महीना बाद? नहीं, क्यों नहीं खाओगे? क्योंकि से हमको पसंद नहीं है इसलिए। अच्छा ठेकुआ पसंद नहीं, ओके चल ठीक है, कोई बात नहीं, चलो कोई और बात बेटा बेटा देते हैं। चलो कोई ऐसा ऑयली चीज बताओ जो आपको पसंद हो। पूरी पसंद है? हाँ, वो तो एक ही दिन बाद ना खराब हो जाता है। अच्छा वो एक ही दिन में खराब हो जाता है, तो बेटा वो खराब क्यों होता है, क्वेश्चन ये क्यों खराब होता है वो? पता नहीं। पता नहीं। वो खराब इसलिए हो जाता है बेटा कि जो उसका ऑयली, जो उसमें जो ऑयली नेचर है, जो ऑयल है, वो ऑयल क्या करता है कि बाहर में प्रेजेंट जो ऑक्सीजन है उसके साथ रिएक्ट कर जाता है, और रिएक्ट होके वो खराब हो जाता है। और वो जो खराब होता है, ऑयल रिएक्ट होने के बाद जो चीज देता है उसमें गंदा सा स्मेल और गंदा सा टेस्ट आता है, इसीलिए अपन क्या करते हैं, उसको बाद में नहीं खाते, इसी को अपन बोलते हैं रेसिडिटी। अब समझ में आया? यस सर। पक्का समझ में आ गया या अभी भी लगता है सर पता नहीं चला गया, बाउंसर चला गया? एक बार और बता दीजिए, आपका आवाज क्लियर नहीं आ रहा है। चिप्स खाती है वो जो अच्छा मेरा आवाज हाँ। क्लियर नहीं आ रहा, ठीक है। बेटा चिप्स खाती है वो लेज वेज जो चिप्स आते हैं, कभी ऐसा हुआ है कि वो जो चिप्स देखो उस पर लिखा होता है बेस्ट बिफोर 6 मंथ, ठीक है, लेकिन उसको कभी ना उसको रख देना, और अभी क्या है ना, अभी 2020 चल रहा है, तो 2018 का दुकानदार से बोलना कि मेरे को 2018 का चिप्स दे दो, और उसको थोड़ा सा टेस्ट करके देखना कैसा लगता है। तो उसका जो टेस्ट करोगे ना बेटा बहुत दिनों बाद, तो वो बिल्कुल गंदा सा स्मेल देगा, गंदा सा क्यों? क्योंकि बहुत दिन में जो प्रेजेंट है ऑक्सीजन, उस ऑक्सीजन के साथ वो रिएक्ट कर गया, उसका जो ऑयल है, और रिएक्ट होने के बाद वो क्या हो गया, खराब हो गया। इसी चीज को अपन क्या बोलते हैं, रेंसिडिटी। चलेगा? यस सर। पक्का अब चलेगा, अभी भी डाउट है? जल्दी बताओ आयुषी, बोल ले बेटा, हाँ बोल ले, ना बोल ले, कुछ तो बोल ले कि हाँ सर डाउट है। चलेगा, चलो ठीक है।
तो विश्वास बोल रहा है कि सर रेंसिडिटी क्या सिर्फ और सिर्फ ऑयली फूड के लिए होता है? तो बेटा विश्वास, ये डिफाइंड सिर्फ और सिर्फ ऑयली फूड के लिए, ये याद रखना। ऑयल का ऑक्सीडेशन हो जाना इज नोन एज रेंसिडिटी। ठीक है, ऐसा नहीं है तो एक होता है कि रोटी खराब नहीं होता, रोटी भी खराब होता है, सब खराब होता है, लेकिन ऑयल जब खराब होता है तो उसको बोलते हैं रेंसिड हो जाना। चलेगा सर? बट इट इज टाइटली पैक्ड। अमन बेटा तुम कितना ही टाइटली पैक कर दो, यही तो बात है, टाइटली पैक होने की वजह से 6 महीना चल गया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि 6 महीना बाद भी वो चलते रहेगा, वो खराब होगा ही होगा, क्योंकि आप वहां पे परफेक्ट नहीं कर सकते हो। वहां पे आपने दूसरा गैस को डाल दिया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ वहां नाइट्रोजन है, वहां कुछ और भी चीज है, और ऑक्सीजन अभी भी है, बट बहुत कम अमाउंट में है। ठीक है, चलो तो अपन फटाफट करते हैं। फिर रेंसिडिटी तो समझ में आ गया सर, रेंसिडिटी होता क्या है, लेकिन ये रेंसिडिटी से बचाए कैसे? तो देखो उस पैकेट को, लेज के पैकेट को देख लो, अपने घर में चिप्स बनेगा तो हम 1 महीना बाद खाएंगे? नहीं खाएंगे, बोलेंगे खराब हो गया, मम्मी तो बोलेगा अच्छा इसको फेंक दो, हमको तो देखना ही नहीं है। ठीक है, वैसे भी घर का बना हुआ चिप्स लोगों को पसंद नहीं आता। ठीक है, हमको तो लेज वाला पसंद आता है यार, वो अलग अलग फ्लेवर, कौन कौन सा फ्लेवर आता है जो आज तक मेरे को याद नहीं हुआ, मेरे को समझ में नहीं आता कौन सा फ्लेवर अच्छा होता है, कौन सा खराब होता है, जाता हूँ खरीद के लेके आता हूँ, बाद में सब समझ आता हूँ यार ये तो गड़बड़ लेने लगता है। ठीक है, चलो, ग्रीन येलो ब्लू रेड, ये मेरे को याद है, ग्रीन येलो रेड ब्लू होता है। हाँ चलो ठीक है, तो ये अपन इससे बचा कैसे सकते हैं, इससे रेंसिडिटी से प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं? देखो तो रेंसिडिटी से प्रिवेंट करने का जो तरीका है अपन उससे बात कर लेते हैं कि भैया रेंसिडिटी से फूड को बचाएं कैसे। ठीक है, रेंसिडिटी से फूड को बचाएं कैसे? ठीक है, चलो, तो सबसे बेस्ट चीज है रेंसिडिटी, सबसे बेस्ट मेथड है रेंसिडिटी से फूड को बचाने के लिए, वो है यूज ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स। एंटीऑक्सीडेंट्स, अब ये सुन के बड़ा अजीब लगता होगा, यूज ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स, ये चीज क्या है? बेटा देखो, अभी मेरे पास है नहीं फिलहाल, वरना मैं दिखाता आपको। जब आप देखोगे लेज को या जितने भी आपके पास पैक्ड आइटम्स आते हैं, उनके पीछे में देखोगे तो लिखा होता है कि एंटीऑक्सीडेंट्स दिस यूज। पहले लिखा होता था, अब तो पता नहीं सर लिखा हुआ देते भी हैं कि नहीं देते हैं। और वहां पे कुछ केमिकल्स का नाम लिखा होगा, जैसे ऐसे लिखा होगा E24 यूज, या इमल्सीफायर, ऐसा लिखा होगा इमल्सीफायर E29 यूज, वो कोड्स लिखते हैं। ठीक है, या फिर सोडियम थैलेट, इस तरह के नेम्स का यूज करते हैं। ठीक है, ये जो केमिकल्स हैं, ये केमिकल्स ही होते हैं एंटीऑक्सीडेंट। ये एंटीऑक्सीडेंट करते क्या है कि उस जो भी सब्सटेंस आपने लिया ना, जो भी खाने वाली चीज है, उसके ऊपर इसका लेयर बना दिया जाता है। और ये जो लेयर है, वो लेयर करता क्या है कि इसका ऑक्सीजन के साथ का रिएक्शन रोक देता है, जैसे बिल्कुल वैसे ही पेंटिंग और ग्रीजिंग था, बिल्कुल उसी तरीके से समझ लो। ये उसको ऊपर का लेयर बन जाता है, ये उसके ऊपर लेयर बनाने के बाद क्या करता है कि ऑक्सीजन के साथ के रिएक्शन को रोक देता है, और अपना जो भी फूड आइटम है वो प्रिजर्व रह लेता है। क्लियर है ये एंटीऑक्सीडेंट वाली कहानी? ये ऐसे केमिकल्स हैं जो कि ऑक्सीडेशन ऑफ ऑयल को रोक देते हैं। मुझे फटाफट बताओ किसको खोपड़े में नहीं गया? ये ऐसी चीजें हैं जो ऑक्सीडेशन ऑफ ऑयली सब्सटेंस को रोक देते हैं। फटाफट बताओ किसको किसको समझ में नहीं आया? चलो अब इस पे कुछ बात कर देते हैं। ठीक है, ये जितने सोडियम थैलेट और जितने एंटीऑक्सीडेंट्स हम यूज करते हैं वहां पे बेटा, क्योंकि ये नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट्स नहीं है, ये अपने लिए बहुत हार्मफुल होते हैं। मतलब तुम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो ये कितने हार्मफुल होते हैं। मेरे कहने का मतलब ये कभी नहीं है कि तुम लेज कुरकुरे जो भी अपने पैक्ड आइटम है खाओ या ना खाओ, मैं ये नहीं बोलता, मैं खुद भी खाता हूँ, ऐसा नहीं कि नहीं खाता। अब थोड़ा कम थोड़ा ज्यादा दैट इज डिफरेंट थिंग, बट ऐसा नहीं है, मजबूरी है तो खाते हैं अपन, या शौक है तो भी खाते हैं, दोनों चीजें। ठीक है, कभी ट्रैवल कर रहे हैं तो खाते हैं। बट हाँ, एक चीज है जो आपको ध्यान रखनी चाहिए, वो ये है कि ये जितने फूड आइटम होते हैं जो इनके ऊपर ये जो एंटीऑक्सीडेंट्स, ये जो इमल्सिफायर्स जो लगाए जाते हैं, ये बहुत नुकसान देते हैं, मतलब लिटरली दे आर पॉइजनस। ठीक है, बट चूंकि अब वही है कि टेस्ट से और सिचुएशन से अपन थोड़े से फोर्स हो जाते हैं, इसलिए अपन खा लेते हैं। बट हाँ, आपको ये चीज ध्यान देनी चाहिए और ट्राई करना चाहिए, अगर आप खाते भी हो ऐसे फूड्स को तो ट्राई करो कि उनके पैकेज को देखो। बहुत सारे ऐसे भी फूड्स अवेलेबल है मार्केट में जो जिनका लाइफ बहुत कम दिनों का होता है। वो बोलेंगे, जैसे आप लेज वगैरह ले रहे हो तो मान लो बोलेंगे कि बेस्ट बिफोर 6 मंथ, वो बेस्ट बिफोर इसीलिए बोलते हैं क्योंकि उनके पास वो जो लेयर्स लगा के रखे हो बहुत काम की चीज। उसके अलावा भी एक चीज होती है, उसकी बात करेंगे अपन। ठीक है, लेकिन बहुत सारे फूड्स ऐसे भी आते हैं, बहुत सारे ऐसे आपको पैक्ड आइटम्स मिलेंगे जिसमें वो एंटीऑक्सीडेंट्स वगैरह यूज नहीं करते।
तो ट्राई करो कि उनको खाओ रेदर देन कि ये पैक्ड के, ठीक है। इसीलिए बहुत जगह देखे होगे, हाँ जैसे ब्रेड भी है, ब्रेड जो है ब्रेड के ऊपर एंटीऑक्सीडेंट्स नहीं होता तो बहुत कम दिनों तक चलता है, हालांकि वो ऑयली भी नहीं होता, ये बात भी सही है, ठीक है। लेकिन बहुत जगह देखोगे बहुत लोग ये बोलते हैं कि जो लोकल फूड बन रहा है, जो लोकली मान लो कहीं पे कोई चीज बन रही है, जब मान बहुत सारी चीज जो लोकली कहीं प्रोडक्शन होता है, तो बोलते क्या है कि वो लोकल वाला चीज खरीद के खा लो रेदर देन कि उसी में का पैक्ड आइटम अगर आपको मिल रहा है, तो चाहे वो कोई भी चीज हो, चाहे वो जूस हो, चाहे वो आपका चिप्स हो, चाहे वो आपका समोसाज हो, या आपके पास कोई मिठाई हो, स्वीट्स हो। रीजन क्या है कि इनके साथ कुछ ऐसे केमिकल्स डाले जाते हैं जो केमिकल्स इनको खराब होने से बचाते हैं, और यूजुअली वो केमिकल्स ऐसे होते हैं जो अपने लिए बहुत हार्मफुल होते हैं। भले ही वो, ठीक है, हल्दीराम का भुजिया भले ही कितना टेस्टी आता है, मान गया मैं, ठीक है, बीकाजी का भुजिया बहुत टेस्टी आता है, मान लिया मैंने, लेकिन ट्राई करो कि लोकल भुजिया खरीद के खा लो। उससे तो बस आपको इसलिए नुकसान होगा क्योंकि वो ऑयल्स के वजह से जो होगा, लेकिन अगर आप ये पैक्ड आइटम्स खा रहे हो तो यहाँ पे समस्या ये है कि जो इसके साथ केमिकल्स आ रही है, केमिकल्स बहुत नुकसान करते हैं। और मैं आपको एक चीज बताता हूँ, यहाँ पे आपको ध्यान रखना कि ये जितने जितने स्पेशली ये एंटीऑक्सीडेंट्स यूज किए जाते हैं, ये वन ऑफ द मेजर कॉजेज होते हैं कैंसर के। डरा नहीं रहा, मैं आपको फैक्ट बता रहा हूँ, ठीक है। वन ऑफ द मेजर कॉजेज होते हैं कैंसर के, ठीक है। तो इस चीज को पॉसिबल हो जितना उतना कि मतलब अब, ठीक है, दो ऑप्शंस हैं, एक अपने पास ओपन मार्केट से मिलने वाला और एक होता है वो होता है अपने पास पैक्ड मिलने वाला। भले पैक्ड वाला बड़ा ब्रांड है, दैट इज डिफरेंट थिंग, बट ट्राई करो कि ओपन मार्केट वाली चीजों को खाओ। तो सुने हो ना मोदी जी का लोकल वोकल करना, ठीक है, तो उस लोकल को वोकल करो रेदर देन कि पैक्ड आइटम खाओ। यार देखो, निखिल बोला है कि सर घर का बना खाना चाहिए, हाँ बिल्कुल यार, घर का बना तो बेस्ट है, उसका तो कोई कोई कंपैरिजन ही नहीं है, बट ठीक है ना, हमें तो यार घर का बना हुआ टेस्ट पसंद आता नहीं है, समस्या है हमारे साथ। तो जब घर का बना नहीं पसंद आ रहा है, बाजार का ही खाना है, तो दो ऑप्शन है, तो ट्राई करो कि जो लोकली प्रिपेयर्ड है उसको खाओ रेदर देन कि जो पैकिंग में बहुत दिनों से रखा हुआ है उसको, ठीक है। चलो, तो अपने पास क्या हो गया कि यूज ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स, ठीक है। ऐसा मैं नहीं बोलता कि मैं नहीं खाता, वरना कभी कभी देख लेना ना मुझे खाते हुए तो बोलना कि सर आप तो मना कर रहे थे खाने के लिए, आप तो खा रहे हो। खाता हूँ बट बहुत ट्राई करता हूँ थोड़ा कम खाऊं, ठीक है। चलो, नेक्स्ट थिंग, एयर टाइट पैकिंग। इसको बचाने के लिए एक और भी चीज की जाती है, दैट इज एयर टाइट पैकिंग। एयर टाइट पैकिंग, ठीक है। यूजुअली ये जो पैकिंग की जाती है, पैकिंग की जाती है नाइट्रोजन गैस की। होता क्या है कि देखो, अपन जब लेज खरीदने जाते हैं तो पैकेट इतना बड़ा सा दिखता है, उसको जब फाड़ोगे ना तो इतनी सा लेज निकलता है, ठीक है। तो मुझे बचपन में बड़ा दुख होता था, अभी भी होता है, ऐसा नहीं है कि उस समय होता था अभी नहीं होता, उस समय भी होता था अभी भी होता है, कि जब अपन खरीदते हैं तो यार इतना बड़ा पैक है, खोलो तो उसमें इतनी सी चिप्स है। तो मेरे को ये फील होता था कि यार ये जो है ना, ये कंपनी वाले अपने को बेवकूफ बनाने के लिए क्या करते हैं, इतना बड़ा सा पैक दे देते हैं, लगेगा कि बहुत सारा है उसमें, रहता इतना सा कंटेंट है उसमें, ठीक है। तो ये मेरे को लगता था, सही भी है, गलत नहीं है इसमें, लेकिन होता क्या है कि ये तो एक रीजन है ही है, और साथ में एक और भी रीजन वहां पे होता है जिस वजह से वो पैकिंग वैसी की जाती है, एकदम टाइट सी पैकिंग, एकदम हवा भरी हुई पैकिंग होती है। वो बेवकूफ बनाने के अलावा उसमें नाइट्रोजन गैस फिल किया जाता है, और नाइट्रोजन गैस जो N2 गैस होता है ना, वो इनर्ट इन नेचर होता है। तो वो नाइट्रोजन गैस की वजह से होता क्या है कि जो आपके पास चिप्स, जो भी आपके पास वो फूड आइटम है, वो चूंकि ऑक्सीजन वहां पे कम हो चुका है, नाइट्रोजन अमाउंट ज्यादा है, तो फूड आइटम उस वजह से भी बहुत दिनों तक चल जाता है। तो इसीलिए बोलते भी हैं कि भैया जब आपको खाना हो तभी फाड़ो, फाड़ के उसको ना कलेक्ट करके रख मत दो, जैसे रख दोगे तो वो खराब हो जाएगा, ठीक है। तो कहते ही है कि भैया उसको तभी फाड़ो जब खाना है, तो सिंपल सा मतलब ये हुआ कि फाड़ो तब का मतलब क्या होगा कि जो उसमें गैस है उसको तभी निकाला जब आपको खाना है। तो गैस क्या करता है उसमें जो प्रेजेंट है वो उसको बचाता है फर्दर ऑक्सीडाइज या फर्दर खराब होने से। तो इसी को बोलते हैं कि एयर टाइट पैकिंग कर दो या नाइट्रोजन गैस की पैकिंग कर दो, जिससे आप उसको बचा सकते हो। दो अलग अलग पॉइंट्स भी बोल सकते हो इसको, एयर टाइट पैकिंग और या फिर नाइट्रोजन गैस की पैकिंग। एयर टाइट पैकिंग अपन डेली लाइफ में भी, घर में भी देखते हैं, मम्मी लोग क्या करती है, बहुत कॉमन सा चीज तो आप देखे होंगे कि घरों में क्या होता है ना, कभी कभी ऐसी खाने खाने वाली चीजें बनती हैं जिसको बहुत दिनों तक रखना होता है। तो करते ये हैं कि पहले जो भी मतलब जिस भी डब्बे में उसको रखना होता है तो उसको गर्म कर देते हैं, स्टील का अगर डब्बा हुआ तो उसको गर्म कर देते हैं, और गर्म करने के बाद उसमें खाना डाल देते हैं, डाल के पैक कर देते हैं, ठीक है। तो ये भी एक तरीका यूज किया जाता है। रीजन सिंपल सा है कि एयर टाइट पैकिंग का मतलब क्या हुआ कि या तो उसमें से हवा को निकाल दो तो पैक कर दो, या उसमें नाइट्रोजन गैस डाल के पैक कर दो, दोनों में से कोई एक काम करोगे तो अपना काम बन जाएगा। तो मैं ये दो अलग अलग पॉइंट्स था, मैंने इसको एक साथ ही कंबाइन होके लिख दिया।
चलेगा? कोई ऐसा जो कहना चाहता है सर ये जादू हो गया, समझ में नहीं आया? फटाफट बताओ, कोई ऐसा है जिसको जादू हो गया समझ में नहीं आया? डन है, ओके फाइन। एक और भी तरीका इसमें यूज किया जाता है, दैट इज मेकिंग layers of salt और शुगर। ठीक है, तो ये भी बड़े काम की चीज है। बहुत सारी चीजों को बचाने के लिए सॉल्ट और शुगर के लेयर का भी यूज कर लेते हैं। होता क्या है कि अगर सॉल्ट के लेयर का तुमने मान लो किसी चीज के ऊपर यूज कर लिया तो होगा ये सिंपली, तो सॉल्ट का लेयर क्या करेगा, जो फर्दर ऑक्सीडेशन, जो फर्दर जो आपके पास ऑक्सीडेशन होने वाला था उस चीज से वो बचा लेगा। ठीक है, तो इस तरीके से भी हम प्रिवेंट कर पाते हैं रेंसिडिटी को। बहुत बार देखे हो गए ऐसे कि जब जाते हो मिठाई की दुकान पे जाते हो तो वहां दिखता क्या है कि जो जो मिठाइयाँ जो डिप करके, जो सीरे में डिप करके रखी होती है वो जल्दी खराब होती हैं, लेकिन जो सूखी मिठाइयाँ होती है ना वो जल्दी खराब नहीं होती। और खास करके जिनके ऊपर क्या होता है ना कि बहुत सारी मिठाइयों के ऊपर देखोगे वो लेयर लगा के रखा रहता है, कभी वो हो सकता है नारियल के बुरादे का हो, कभी वो शुगर का हो, कभी किसी चीज का। तो ये जो कोटिंग्स होती है ना, ये कोटिंग्स भी क्या करती है, बहुत दिनों तक खाने को बचा लेती हैं। और जैसे एक चीज तो बहुत कॉमन है, आई डोंट नो सबको पता होगा नहीं पता होगा, चूंकि अपन बिहार से बिलोंग करते हैं तो शादियों में क्या होता है कि वो मिठाई जाती है, उसको क्या बोलते हैं यार मुझे याद नहीं आ रहा है, वो क्यूब क्यूब टाइप की होती है। एक तो खाजा होता है और एक मुझे याद नहीं आ रहा उसको क्या बोलते हैं, ठीक है, खुरमा बोलते हैं, हाँ याद है खुरमा, ठीक है। तो देखोगे क्या वो जो खुरमा बनता है उसके ऊपर क्या होता है ना कि वहाँ पे शक्कर का पूरा लेयर लगाया होता है, उसके ऊपर में ना पूरा एकदम शक्कर का लेयर चिपका हुआ होता है। ठीक है, तो रीजन क्या है ना कि एक तो पहले वो ऑब्वियस सी चीजें को कंजूसी कर रहे होते हैं, वो अलग चीज, बहुत मीठा बनाना होता है अलग चीज है, बट उसके अलावे भी वो जो शक्कर की लेयर है ना वो उस खुरमे को बहुत दिनों तक खराब होने से बचा लेती है। खुरमे की लेयर, वो जो शक्कर की जो लेयर है वो डायरेक्ट ऑक्सीजन के, चूंकि वो ऑयली है तो उसको डायरेक्ट ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आने से रोकती है, और जिस वजह से वो खाना जो है बहुत दिनों तक बच जाता है। तो ये भी अपने पास एक तरीका होता है जिससे अपन रेंसिडिटी को बचा सकते हैं। फटाफट इसको नोट डाउन कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो तो स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। चलेगा? डन है? चलो जल्दी बताओ। चलो राघवेंद्र बोल रहा है कोई समस्या है, बोलो बेटा क्या समस्या है बोलो। सर दूसरा पॉइंट एक बार फिर से बता दीजिए। बेटा एयर टाइट पैकिंग करना, मतलब देखो होता क्या है कि बहुत सारी चीजें हैं मेरे पास होता तो मैं आपको दिखाता। ठीक है, एयर टाइट पैकिंग करना, एयर टाइट पैकिंग से होता क्या है कि जैसे अगर तुमने हवा को निकाल दिया कहीं से, तो बिल्कुल हवा निकाल दिया वहां से, ठीक है, तो होता क्या, हवा है ही नहीं तो रिएक्शन कहाँ से होगा, तो रिएक्शन नहीं होगा तो वो चीज बिल्कुल क्या रहेगी, प्रिजर्व रहेगी। या बहुत बार ऐसे करते हैं कि नाइट्रोजन को पैक कर देते हैं, तो दो अलग अलग पॉइंट है, मैंने इसको एक ही साथ लिख दिया। या तो बहुत बार क्या करते हैं नाइट्रोजन गैस को उसमें डाल के पैक कर देते हैं, तो उससे भी क्या हुआ कि ऑक्सीजन वहां प्रेजेंट नहीं है, और ऑक्सीजन जब प्रेजेंट नहीं है तो वहां पे अपना काम बन जाता है कि भैया ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है, अपना काम बन गया, अपना काम ऐसे बन गया कि वो रिएक्शन होगा ही नहीं फर्दर। ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होगा तभी तो खराब होगा, ना रिएक्ट होगा ना खराब होगा, काम खत्म। चलेगा? राघवेंद्र चलेगा बेटा? जल्दी बताओ मुझे फटाफट। सॉरी, कहाँ गया राघवेंद्र, मैंने गलत जगह पे कर दिया। राघवेंद्र बोलो हीरो, समझ में आया? अरे बालक बोलो। यस सर, आए सर म्यूट कर दिए थे, कैसे बोले। मैंने थोड़ी क्यों जाता था, आपने किया था। देखो जब तक आए बात सर करोगे आप जब तक किए थे, मैंने आप किया था। किए थे। यस सर, पक्का? यार मैं तो ऐसे पक्का बैठा सर, हूँ, अभी तो आप अनम्यूट किए। मैं इतना मेहनत क्यों करूंगा म्यूट करने के लिए, ये बताओ मेरे को। अरे चलो आप ठीक ही है। तो अनम्यूट किए थे। चलो ठीक है, ओके। तो अब अपने पास काम हो गया। अच्छा ठीक है, एक चीज और भी है। अ, बेटा आप लोग काहूत इंस्टॉल कर लीजिए। फिजिक्स की क्लास में आपका काहूत होने वाला है, सौरभ सर कराएंगे, ग्रुप में आपको लिंक आ जाएगा, तो आप वहां से काहूत इंस्टॉल, आप लोग बहुत लोग को ऑलरेडी आता है काहूत इंस्टॉल करने, मैं बता दे रहा हूँ जिसको नहीं आता, प्ले स्टोर में जाना, एक ऐप्स है काहूत, KHOOT, ठीक है, तो आप काहूत इंस्टॉल कर लीजिए। आपके ग्रुप में भी लिंक डाला हुआ है काहूत का, आप वहां से भी चाहे तो काहूत करा लिंक इंस्टॉल कर सकते हैं, सॉरी इंस्टॉल कर सकते हैं। चाहो तो प्ले स्टोर में डायरेक्टली सर्च कर लो काहूत। फिजिक्स की क्लास में आज आपको काहूत होने वाला होगा, हो सकता है शायद इसलिए। ठीक है,
तो बेटा बी प्रिपेयर्ड काहूत खेलने में बहुत मजा आता है यार। अपन भी नेक्स्ट क्लास में मतलब किसी क्लास में काहूत रखेंगे, आज तो नहीं रख रहे हैं, किसी क्लास में अपन कभी काहूत खेलेंगे, ठीक है। तो बट अभी फिलहाल के लिए आप काहूत इंस्टॉल कर लीजिएगा। नहीं निखिल, उसको लॉगिन करना कोई जरूरी नहीं है बेटा, बस आपको पिन मिलेगा, पिन डालिएगा और आपका खेल शुरू हो जाएगा, केबीसी स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, चलेगा। हाँ जी, किसी को इतने में समस्या है तो फटाफट बताओ कि सर यहाँ तक में कोई कहानी है जो समझ में नहीं आई है, जल्दी बोलो। डन है, यहाँ तक तो कोई समस्या नहीं है। तो चलो यहाँ तक अपने पास कोई समस्या नहीं है सर, यहाँ तक तो अपन डन डनाडन है, ठीक है। तो बेटा अब अपन स्टार्ट करेंगे, नेक्स्ट चैप्टर के बारे में डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं पूछ लेता हूँ कि किसी को इस चैप्टर में कहीं से भी कोई समस्या हो तो आप फटाफट पूछ सकते हो कि जादू हो गया, समझ में नहीं आया, जल्दी बोलो बेटा। आयुषी बेटा नोट्स आपको कोई अलग से नहीं मिलेगा, मैंने आपको पहले ही बोला था कि बेटा आपको साथ में लिखते चलना होगा, ठीक है, कोई नोट्स अलग से नहीं मिलेगा, ये ध्यान रखो। प्रियंका बोल रही है रेडॉक्स रिएक्शन, तो मैं प्रियंका को ऑडियो ऑन करा रहा हूँ और पूछ रहा हूँ कि रेडॉक्स में क्या समस्या है। बोलिए प्रियंका बच्चा, क्या समस्या है आपको रेडॉक्स में, बोलो। प्रियंका बच्चा ऑडियो ऑन करो, बताओ रेडॉक्स में क्या चीज समझ में नहीं आया। सर वो रिडॉक्स रिएक्शन में रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट था ना, वही नहीं समझ में आया केवल। तो समझ में ही नहीं आया सर, जादू हो गया था। चलो ठीक है, तो मैं आपको रिड्यूसिंग और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट समझा देता हूँ फटाफट। बेटा लास्ट में मैं समझा दूँ, चलेगा? हाँ मैं लास्ट में समझाता हूँ, ठीक है। तब तक अपन चैप्टर स्टार्ट कर लेते हैं, मैं लास्ट में समझा देता हूँ, क्योंकि वो थोड़ा लंबा चला जाएगा, तो उसको मैं लास्ट में समझा दूंगा, ठीक है बेटा। चलो ओके फाइन। तो अब अपन बात करने वाले हैं नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज एसिड बेसेज और सॉल्ट्स के बारे में, ठीक है। तो मैं आप लोगों से ऐसे बचपन में भी आप लोग एसिड बेसिस के बारे में पढ़े हो, मैं ऑडियो ऑन करने का परमिशन सबको देता हूँ। मैं ज्यादा आज इसको पढ़ाऊंगा नहीं, मैं बस आज थोड़ा सा बातें कर लेता हूँ, देखो भैया कि क्या क्या आपको पता है, उसके बाद अपन क्या क्या आगे बढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो ऑडियो ऑन करने का परमिशन दे दिया है, जो भी अपना ख्याल इनके बारे में प्रकट करना चाहता है वो हाथ रेज कर सकता है कि सर हम बताएंगे कि एसिड बेस सॉल्ट होते क्या क्या है। हम बताओ भाई, देखो जिसको बताना है ना हैंड रेज करके बोलना, ऐसे कुछ नहीं बोलेगा कोई, वरना दांत तोड़ दूंगा मैं। अभी तो सर कैसे दांत तोड़ोगे, सामने थोड़ा नहीं, जब मिलोगे तब दांत तोड़ दूंगा। कोई कुछ नहीं बोलना चाहता, नहीं बोलोगे तो मैं ही पूछूंगा फिर तो पकड़ पकड़ के। तो चलो एक एक करके मैं ही पकड़ लेता हूँ। तो किसको पकड़ू सबसे पहले, मुझे ऊपर में दिख रहा है आज्ञा, तो बेटा आज्ञा ऑडियो ऑन करो, चलो आज्ञा बेटा ऑडियो ऑन करो। हाँ जी बेटा बताओ यार, ये एसिड वेसिड क्या होते हैं यार, पता नहीं, अलग ही जीवन में परेशानी है, क्या है ये? बेटा आवाज आपकी म्यूजिक होके आ रही है, म्यूजिक होके आ रही है, लिख दो, मैसेज करके मुझे बताओ, ठीक है। चलो सारे कोई मैसेज करके बताओ एसिड्स क्या होते हैं, चलो थोड़ा हटाओ, बोलोगे नहीं हटाओ, मैसेज करके बताओ मुझे फटाफट, मुझे बताओ भैया एसिड्स क्या होते हैं। सर शॉर्ट ये सभी क्या बोलना चाहते हो भाई राघवेंद्र? सर इन शॉर्ट ये सभी मैग्नेट कहानी है। प्रियंका बोली है सर एसिड्स जो होते हैं वो खट्टे होते हैं, ठीक है। ओके एन एसिड इज a substance which releases H plus when dissolved in water। आ गया, वेरी गुड बेटा। Substance which gives hydrogen ion when dissolved in water। Navneet, very good, excellent। Acid are defined when dissolved in water gives hydronium ion। Very good। Acid turns blue litmus red। Very good। Chemical liquid that can dissolve metal। That can dissolve metal। ठीक है, ओके गुड। प्रोटोन डोनर, वेरी गुड। बेसिस टर्न्स रेड लिटमस, ठीक है, एक्सीलेंट। और बोलो। ओके ओके अभिनव बोल रहा है ठीक है, रेड लिटमस को ब्लू को रेड करता है और वाटर में H+ देता है, ठीक है।
एसिड जो होते हैं करोसिव इन नेचर होते हैं, ये स्किन को और कपड़े जला सकते हैं, इनका बोल रही है, इसलिए अपन गलती से बैटरी के आसपास नहीं भटकते हो इन्वर्टर वाली। ओके ठीक है, चलो तो बहुत लोगों ने लगभग लोगों ने आंसर दे ही दिया है और सही दिया है, ठीक है, लगभग सही दिया, ठीक है। एसिड्स क्या होते हैं? तो हम एसिड्स उन सब्सटेंसेस को बोलते हैं जिनका जो टेस्ट होता है वो शॉर होता है, मतलब खट्टी चीजों को हम नॉर्मली क्या बोलते हैं, वो एसिड्स हैं, ठीक है। बट क्या हर करोसिव इन नेचर होता है, ठीक है, हाँ। तो लेकिन ऐसे खट्टे और मीठे से तो यार अब दिक्कत क्या है ना कि हर खट्टी चीज को आप टेस्ट करके देख तो नहीं सकते हो यार, बहुत हो सकता है कि कुछ ऐसा खतरनाक खट्टा हो जो अपने लिए बहुत मुश्किल है टेस्ट कर पाना। जैसे अपने पास वही था, अपने पास बैटरी में जो लिक्विड थी, खट्टी तो होती है लेकिन टेस्ट तो कर नहीं सकते, क्योंकि जहाँ पे वो लिक्विड गिरेगी वहां पे तो एरिया ही वो खत्म कर देगी, इनविजिबल हो जाएगा। अगर जीभ पे जाएगा तो जीभ इनविजिबल हो जाएगा अपना। तो होता क्या है ना कि हमने क्या किया कि इनको केमिस्ट्री के टर्म में, इनको केमिकल टर्म में हमने इनको डिफाइन किया। तो पहले बात कर लेते हैं कि भैया एसिड्स फिजिकल टर्म में क्या होते हैं, ठीक है। तो देखो एसिड्स फिजिकल टर्म में क्या होते हैं। नहीं भैया लेमन डेंजरस नहीं है यार, अरे निखिल बेटा इतना दुखी मत हो यार, लेमन तो अच्छी चीज है, लेमन तो बहुत अच्छी चीज है यार। वो साइट्रिक एसिड तो अपने को डॉक्टर बोलता है, और आजकल तो कुछ ज्यादा ही बोलते हैं खाने के लिए। लेमन में विटामिन बहुत होते हैं, तो बहुत ज्यादा डॉक्टर्स बोलते हैं अपन खाने के लिए, यार ऐसे मत बोलो, ठीक है, ठीक है। चलो तो अपन बात करने वाले हैं एसिड और बेसिस के बारे में, तो फटाफट थोड़ा सा यहाँ पे देखते हैं अपन। चलो तो फर्स्ट थिंग वो है फिजिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी पे बात करते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टी में अपने पास सबसे पहला आता है टेस्ट की बात करते हैं। तो अपने को पता है कि जो एसिड्स होते हैं वो क्या होते हैं, शॉर इन टेस्ट होते हैं, लेकिन बेसेस जो होते हैं वो क्या होते हैं, बीटर इन टेस्ट होते हैं, ठीक है। बेसेस होते हैं वो कड़वे होते हैं, ठीक है। जैसे साबुन गलती से अगर नहाते वक्त किसी के मुंह में चला गया होगा तो याद होगा उसका टेस्ट कैसा होता है, ठीक है। मेरे साथ तो हुआ है, मैं छोटा था तो बहुत होता था ऐसा मेरे साथ। ये शैम्पू वैम्पू क्या होता था ना, वो थोड़ा बहुत आ जाता था, ठीक है। तो बहुत परेशान होता था मैं, वो कभी गलती से लग भी गया तो समस्या बहुत होती थी। जो फैक्ट है वो है, ठीक है। तो फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है एसिड्स की, तो भैया फिजिकल प्रॉपर्टी ये होती है कि एसिड्स होते हैं वो शॉर इन नेचर होते हैं, लेकिन बेसेज होते हैं वो बिटर इन नेचर होते हैं, ठीक है। ये तो फिजिकल प्रॉपर्टी की बात हो गई कि सर ऐसे अपन फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में बात कर सकते हैं कि भैया देखो एसिड्स और बेसेज ऐसे होते हैं, ठीक है। लेकिन एक्चुअल में अपना जो पंगा है ना वो केमिकल प्रॉपर्टीज पे। तो बात करते हैं अपन केमिकल प्रॉपर्टीज पे कि भैया केमिकल प्रॉपर्टीज एसिड्स की क्या होती है। तो देखो केमिकल प्रॉपर्टीज मैक्सिमम लोगों ने बताया कि भाई साहब एसिड्स जो होते हैं वो H+ आयन देते हैं, ठीक है। कब? जब वो वाटर में डिसॉल्व होते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख रहा हूं, गिव्स H+ आयन व्हेन, क्या हो गया, when dissolved in water, ठीक है। ये H+ आयन देते हैं जो वाटर में डिसॉल्व होते हैं, ठीक है। बहुत लोग इस H+ आयन को बोलते हैं सर ये H+ नहीं होता, ये H3O+ होता है। बेटा दोनों ही बोल सकते हो, कोई समस्या नहीं है। आप चाहो तो H+ बोलो, चाहो तो H3O+ बोलो, कोई समस्या नहीं है। बट हाँ ये सच है कि H3O+ इज मोर करेक्ट, ठीक है। तो गिव्स H+ आयन या H3O+ आयन, इट्स योर चॉइस, जो चाहो आप बोल सकते हो, कोई मना नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिक सी कहानी ऐसी है कि H, मान लो कोई एक एसिड है, कोई एक एसिड है, ये जब भी वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, ये वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो ये अपने को देगा या तो H+ या तो H3O+, इट्स योर चॉइस, जो लिखना चाहते हो लिख सकते हो, कोई मना नहीं है। तो ये देता है H3O+ और साथ में कुछ और चीजें देगा, अपने को उससे फिलहाल कोई मतलब नहीं है। तो या तो H3O+ लिख लो और चाहो तो इसको H+ भी लिख लो, इसमें कोई मना नहीं है। बट हाँ ये याद रखना कि H3O+ इज मोर करेक्ट। इसको बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन, ठीक है। तो अपने को ये चीज ध्यान रखना होगा कि भैया एसिड्स जो होते हैं वो एसिड जैसे ही अपने वाटर में इसको डिसॉल्व करते हैं तो वो क्या देते हैं, H3O+ या फिर H+ आयन देते हैं। तो मैं यहीं पे स्लैश लगा के H3O+ भी लिख दे रहा हूँ, ठीक है। तो एसिड जब वाटर में डिसॉल्व होते हैं तो वो क्या देते हैं, H+ आयन या H3O+ आयन, ठीक है। अब यहाँ H+ मैंने बार बार बोल के हटाया है, क्यों?
एसिड को एक और तरीके से डिफाइन करते हैं, वो डेफिनेशन ध्यान दो क्या है। एसिड्स को बोला जाता है प्रोटोन डोनर्स, एसिड को बोला जाता है प्रोटोन डोनर्स, ठीक है। अब भैया ये प्रोटोन डोनर कहाँ से आ गया, ठीक है। तो देखो ये प्रोटोन डोनर का डेफिनेशन कहाँ से आता है, याद करो बेटा कि हाइड्रोजन एटम कैसा होता है। सर हाइड्रोजन एटम ऐसा होता है कि उसमें होता है एक न्यूक्लियस, एक न्यूक्लियस में होता है एक प्रोटॉन और बाहर में होता है एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इसमें से मैं अगर एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दूं, ये हाइड्रोजन है, इसमें से मैं एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दूं तो ये क्या बन जाएगा, H+ बन जाएगा, और साथ में क्या बाहर निकल जाएगा, इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया तो अपने पास क्या बचा, सिर्फ और सिर्फ एक प्रोटॉन बचा, इलेक्ट्रॉन तो अपने पास है नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ एक प्रोटॉन बचा। मतलब क्या हो गया कि अपन चाहें तो H+ को सिंपली अगर हम चाहें तो हम बोल सकते हैं H+ और कुछ नहीं है, बस H+ क्या एक तरीके का प्रोटॉन है। मुझे फटाफट बताओ किसको किसको इसमें समस्या है कि हम H+ को प्रोटॉन नहीं कह सकते, जल्दी बोलो कि सर H+ प्रोटॉन कैसे हुआ, खोपड़े में नहीं गया हमारे। फटाफट बताओ किसको किसको खोपड़े में नहीं गया कि सर H+ प्रोटॉन कैसे हुआ, समझ में नहीं आया, जादू हो गया ये तो। ठीक है, देखो हाइड्रोजन एटम क्या होता है, हाइड्रोजन एटम होता है, हाइड्रोजन एटम का मतलब हुआ, हाइड्रोजन एटम जो होता है इसका मतलब होता है एक प्रोटॉन न्यूक्लियस में और उसके चारों तरफ क्या है, एक इलेक्ट्रॉन है, इसमें कोई न्यूट्रॉन नहीं होता, ठीक है। ड्यूटेरियम और ट्रिशियम इसके आइसोटोप्स हैं जिसमें न्यूट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। तो ये एक प्रोटॉन यहाँ पे आपके पास न्यूक्लियस में और एक इलेक्ट्रॉन चारों तरफ से घूम रहा था, मैंने क्या कर दिया, इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दिया तो ये क्या बन गया, H+ आयन बन गया। अब ये जो H+ आयन है, अपन इसको देखा जाए तो H+ आयन सिंपली है क्या, ये कुछ नहीं है, बिना इलेक्ट्रॉन का हाइड्रोजन है, और बिना इलेक्ट्रॉन का हाइड्रोजन का मतलब क्या हुआ, ये इलेक्ट्रॉन को जब यहाँ से हटा दिए, इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ से तुम उड़ा दिए तो बचा क्या, सिर्फ और सिर्फ एक प्रोटॉन बचा हाइड्रोजन एटम में। तो अगर सिर्फ और सिर्फ प्रोटॉन बचा तो मैं H+ को क्या बोल सकता हूँ कि H+ को मैं हाइड्रोजन आयन भी बोल सकता हूँ, और चाहूँ तो मैं इसको सिंपली प्रोटॉन भी बोल सकता हूँ। अब क्लियर है, किसको किसको अभी भी खोपड़े में नहीं गया, जल्दी बताओ कि H+ को अपन प्रोटॉन बोल सकते हैं, जल्दी बोलो, चलेगा। चलो, तो आपको ये चीज ध्यान रखनी होगी, चूंकि ये H+ डोनर्स भी बोलते हैं, प्रोटॉन डोनर भी बोलते हैं, इसलिए मैंने आपको ये यूज किया, दैट इज H+ डोनर, ठीक है। तो आपको ये चीज ध्यान रखना पड़ेगा कि जो भी चीज H+ दे या H3O+ दे, कब, जब वो वाटर में डिजोल्व हो तो अपन उसको एसिड बोल सकते हैं, या सिंपली प्रोटॉन डोनेट करे तो भी हम उसको क्या बोल सकते हैं, एसिड बोल सकते हैं, चलेगा। एक और भी डेफिनेशन यहाँ से आता है जो किसी ने मुझे नहीं बताया, और वो मैं यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। इसके बारे में बाद में मैं चर्चा करूंगा कभी। इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स को भी एसिड बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन को जो एक्सेप्ट करता है, जो भी कंपाउंड इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है उसको भी एसिड बोलते हैं। इसका एग्जांपल मैं बता देता हूँ, इसका एग्जांपल है AlCl3, AlCl3 हुआ वन ऑफ द एग्जांपल है, ठीक है। बहुत सारे और भी हैं, ठीक है, बट मैं एक एग्जांपल आपको बता दिया, दैट इज AlCl3, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे भी कंपाउंड्स हैं जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं तो भी हम उनको क्या बोलते हैं, एसिड्स बोलते हैं, जैसे AlCl3। इस कैटेगरी के एसिड्स को एक स्पेशल नाम है, दैट इज लुईस एसिड। ये एग्जाम का क्वेश्चन ओलंपियाड में पूछा था कि भैया लुईस एसिड क्या होता है, तो लुईस एसिड उन एसिड्स को बोलते हैं जो इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपके पास एसिड्स के डेफिनेशन। अपन आते हैं फटाफट बेसिस पे, भैया बेसिस क्या होते हैं, ठीक है। चलो बेसिस पे बात करते हैं, भैया बेसिस क्या होते हैं, अरे ये क्यों लिख दिया मैंने 2। हाँ, पहला चीज भैया वो क्या देता था, OH, वो क्या देता था, H+ देता था, ये क्या देगा, OH- डोनर। तो मैं सिंपली लिख दे रहा हूँ, गिव्स OH-, हाइड्रोक्साइड, OH- को क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्साइड बोलते हैं। किसी को समस्या है तो मैं यहाँ फटाफट साइड में लिख दे रहा हूँ, हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड आयन, ठीक है, ओके। सेकेंड पॉइंट, वो अपने को प्रोटॉन देता था तो इसको बोलते हैं प्रोटॉन एक्सेप्टर, वो प्रोटॉन डोनर था तो ये क्या होता है, प्रोटॉन एक्सेप्टर होता है। ये सारे स्टैंडर्ड डेफिनेशन है बेटा, ध्यान रखिएगा, ठीक है, आपके एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा ये सारे, ठीक है। तो इसको बोलते हैं प्रोटॉन एक्सेप्टर, मतलब H+ एक्सेप्टर, सिंपल, ठीक है। एंड द थर्ड वन इज
इलेक्ट्रॉन डोनर। तो आपको इन तीनों में से कोई भी डेफिनेशन दे, OH माइनस डोनर, प्रोटॉन एक्सेप्टर या इलेक्ट्रॉन डोनर, तो आप बोल सकते हो वो क्या कहलाएगा, बेस कहलाएगा। मुझे फटाफट बताओ कि किसी को समझता है इलेक्ट्रॉन डोनर का वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल मैं आपको यहाँ लिख देता हूँ। इसका एग्जांपल अमोनिया NH3। अमोनिया इज अ बेस, ठीक है, इसमें कोई हाइड्रोक्साइड कोई OH नहीं होता, फिर भी ये बेस है। AlCl3 में कोई हाइड्रोजन नहीं था, फिर भी वो एसिड है। तो एक और भी चीज आप यहाँ से ध्यान रखना कि एसिड और बेस होने के लिए जरूरी नहीं है कि हाइड्रोजन उसमें हो ही हो, हाइड्रोजन नहीं भी होगा तो भी एसिड बेस पॉसिबल है। हाइड्रोक्साइड आयन, क्या समस्या है बेटा? नवनीत क्या समस्या है, बोलो। नवनीत बोलो बेटा क्या समस्या है। एक मिनट रुको, मैं ऑडियो ऑन करने का परमिशन देता हूँ। बोलो नवनीत बच्चा, क्या समस्या है जीवन में, बोलो। OH माइनस को बेटा बोलते हैं हाइड्रोक्साइड आयन। OH माइनस इज सिंपली नोन एज हाइड्रोक्साइड आयन। नवनीत, हाँ, OH माइनस को हम बोलते हैं हाइड्रोक्साइड आयन, ठीक है। चलो, तो ये आपके पास कहानी हो गया एसिड बेस के डिफरेंसेस के बारे में। किसी को इतने में समस्या है तो बोलो फटाफट कि सर कोई चीज जादू हो गया, समझ में नहीं आया, जल्दी इसको लिख लो। चलेगा? चलो, अब मैं कुछ स्पेशल पॉइंट्स आपको यहाँ बता दे रहा हूँ, इन चीजों को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। एसिड्स shows their देखो मैं टाइप ही कर देता हूँ, एक मिनट। एसिड shows just a minute। ठीक है, इस पॉइंट को बेटा स्पेशली मैं बोल रहा हूँ ध्यान रखना, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। एसिड शोज एसिडिक प्रॉपर्टी इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, ठीक है। मतलब क्या हुआ कि अगर आपके पास पानी नहीं है तो एसिड अपनी एसिडिक प्रॉपर्टी नहीं दिखाएगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कि अगर आपके पास कभी ऐसा हो गया कि अगर आपके पास गैसियस HCl है, तो गैसियस HCl एग्जाम्पल का मैं लिख दे रहा हूँ, गैसियस HCl एसिडिक प्रॉपर्टी नहीं दिखाता, मतलब वो लिटमस कलर को चेंज नहीं करेगा। Gaseous HCl will not change color of litmus paper, ठीक है। तो आपको इस चीज को ध्यान रखना होगा कि एसिड्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एसिड्स अपनी प्रॉपर्टी सिर्फ और सिर्फ वाटर के प्रेजेंस में ही दिखाते हैं। अगर वाटर प्रेजेंट नहीं है तो एसिड अपनी प्रॉपर्टी नहीं दिखाएगा। मुझे फटाफट बताओ किसको किसको खोपड़े में नहीं गया ये चीज, जल्दी बताओ कि ये चीज खोपड़े में नहीं गया। डन है? फटाफट बताओ, डन है या समझ में नहीं है, जादू हो गया? राघवेंद्र बोल रहा है समझ में नहीं आया। बोलो राघवेंद्र बेटा, ऑडियो ऑन करो, बोलो क्या समस्या है। सर फिर से बता दीजिए इसको, एग्जाम्पल सर इसका। फिर से बता देता हूँ। मान चलो सुनो, ऑडियो ऑफ मत करो, सुनो। तुमने HCl लिया, HCl को हीट करके क्या कर दिया, वेपराइज कर दिया, उसको हवा बना दिया, उसको गैसियस बना दिया, ठीक है। और उसके ऊपर तुम लिटमस पेपर को लेके जा रहे हो, तो गैसियस HCl जो है वो लिटमस पेपर के कलर को चेंज नहीं करेगा। लेकिन अगर वो लिक्विड में HCl है, उसमें लिटमस पेपर डालोगे तो उसका कलर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। अब समझ आया राघवेंद्र, अब समझ में आया? यस सर, आ गया। अब इसमें बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन ये बनता है कि क्या मैं वहां पे लिटमस पेपर जो लेके जा रहा हूँ, अगर मैं वहां पे वेट लिटमस पेपर लेके जाऊंगा, मॉइस्ट लिटमस पेपर लेके जाऊंगा, तो क्या वहां कलर चेंज देखने को मिलेगा? तो हाँ मिलेगा। क्यों? क्योंकि मॉइस्ट लेके जा रहे हो तो वहां H2O मिल गया, और एसिड को जैसे ही H2O मिलेगा तो अपनी प्रॉपर्टी दिखा देगा।
मतलब गैसियस HCl के सामने मॉइस्ट लिटमस पेपर तो अपना कलर चेंज करेगा, लेकिन सूखा लिटमस पेपर, ड्राई लिटमस पेपर अपना कलर चेंज नहीं करेगा। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि ये लिटमस पेपर जो होगा वो कैसा होना चाहिए, ड्राई होना चाहिए। ठीक है, अगर ड्राई लिटमस पेपर है तो अपना कलर चेंज नहीं करेगा। फटाफट बताओ आयुषी, समझ में आया या कंफ्यूजन अभी भी बेटा? आयुषी क्लियर है? रुक जा, ऑडियो ऑन कर बेटा, चल आयुषी ऑडियो ऑन कर। आयुषी बेटा ऑडियो ऑन करो। यस सर। देखो मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि एसिड अगर गैसियस फॉर्म में है तो अपनी प्रॉपर्टी नहीं दिखाएगा। मतलब तुम वहां मेटल जाओगे तो मेटल से रिएक्ट नहीं करेगा, लिटमस पेपर लेके जाओगे तो उसके कलर को भी चेंज नहीं करेगा। लेकिन अगर एसिड लिक्विड में है, वाटर में है, तो उसमें लेके जाओगे, अगर वो लिटमस पेपर को डालोगे तो लिटमस पेपर का कलर चेंज हो जाएगा। दूसरी चीज कि अगर जब आपके पास एसिड है, उस एसिड के ऊपर अगर मैं भींगा लिटमस पेपर लेके जाऊंगा तो कलर चेंज होगा, क्योंकि वहां पे भींगा लिटमस पेपर मतलब क्या है, H2O है, वाटर है, तो वहां पे एसिड अपनी प्रॉपर्टी दिखा देगा। लेकिन अगर सूखा लिटमस पेपर लेके जाऊंगा तो कलर चेंज नहीं होगा। भेजे में गया? यस सर। हाँ पक्का? हाँ, या बस मैं बोल रहा हूँ कि हम मास्टर जी बोले तो मान लेते हैं, होता होगा, ऐसा है? आयुषी चलो ठीक है, तो अपने पास ये क्लियर हो गया कि भाई साहब, हाँ चलो ठीक है, डन है। ओके, तो एसिड जो होते हैं अपनी प्रॉपर्टी सिर्फ और सिर्फ वाटर के प्रेजेंस में ही दिखाते हैं। दूसरी बात, एसिड्स आर, जब ये वाटर में होते हैं तो एसिड्स आर वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ इन एक्वस मीडियम, इन एक्वस मीडियम, एक्वस मीडियम का मतलब होता है इन वाटर। ठीक है, वाटर में, इन H2O, जब ये वाटर में होते हैं तब। ठीक है, उसी को बोलते हैं अपन एक्वस, मैंने पहले भी आपको बताया था ये चीज। ठीक है, तो इन एक्वस मीडियम एसिड्स आर, एसिड्स या बेसिस, दोनों के लिए चीज बोलते हैं, एसिड्स एंड बेसिस आर वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि भाई साहब जो भी एसिड है, एसिड हो या बेस हो, जब अब अगर आप उसको पानी में डाल दोगे, जब आप उसको एक्वस मीडियम में रखोगे, तो वो इलेक्ट्रिसिटी के बहुत अच्छे कंडक्टर होते हैं, बहुत अच्छे कंडक्टर होते हैं। मतलब अगर वहां पे अगर आप चाहोगे, वहां पे अगर बैटरी लगाओगे, 2 टर्मिनल वहां डिप कर दोगे तो वहां पे करंट आसानी से पास हो जाएगा। इसका बेस्ट एग्जांपल आपके पास क्या होता है, बैटरी होता है, जो इन्वर्टर में यूज किया जाता है। वहां पे भी कौन सा एसिड यूज किया जाता है, सल्फ्यूरिक एसिड, जो आगे आगे आपके आने वाला है। ठीक है, तो वो क्या होता है, बहुत अच्छा कंडक्टर होता है। तो एसिड हो या बेस हो, जब वो H2O में होता है, जब वो पानी में होता है, तो उसको अपन बहुत अच्छा कंडक्टर बोलते हैं। वो बिल्कुल अच्छी कंडक्टिविटी दिखाएगा, वहां आसानी से इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाएगा। चलेगा? कोई ऐसा जिसको इसमें समस्या है, फटाफट बताओ कि सर समस्या समझ में नहीं आया, जल्दी बोलो। डन है? ओके, नेक्स्ट पॉइंट, सॉल्यूबल बेसेज। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सॉल्यूबल बेसेज। गया, मैं थोड़ा सा अलग स्टेटमेंट लिख देता हूँ। बेसेज soluble in water in H2O are known as alkali। जो भी बेसेज वाटर में सॉल्युबल होते हैं, अपन उसको क्या बोलते हैं, उसका एक अलग ही नाम है, दैट इज अल्कली। ठीक है, तो कभी आपको अल्कली लिख के आ जाए तो आपको ये चीज ध्यान रखना होगा कि वो क्या है, कुछ नहीं है, बेस है, वो बेस जो वाटर में सॉल्युबल है। इसका एग्जांपल मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, एग्जांपल है इसका NaOH, KOH, LiOH, चलो दूसरा लिखता हूँ, CSOH एक्सेट्रा। ठीक है, तो जो भी बेसिस आपके वाटर में सॉल्युबल होते हैं उनको अपन क्या बोलते हैं, अल्कली बोलते हैं। चलेगा? फटाफट बताओ, ये चीज क्लियर है बेटा? कोई ऐसा जिसको समझ में नहीं आया, जादू हो गया? हाँ जी जल्दी बोलो कि ये जादू हो गया, समझ में नहीं आया। डन है? चलो ठीक है, ओके।
तो यहाँ तक अपने पास हो गया एसिड और बेसिस के बारे में। कलर्स कैसे लिटमस पेपर में चेंज होता है, उसको कैसे चेक करते हैं, कौन कौन से इंडिकेटर्स होते हैं, अब ये कहानी अपन अगले क्लास में पढ़ेंगे, उनकी रिएक्टिविटीज वगैरह अपन अगले क्लास में बात करेंगे, ठीक है। यहाँ तक किसी को समस्या है तो फटाफट बताओ कि कोई चीज है जो समझ में नहीं आई है, जल्दी बताओ। यहाँ तक किसी को कोई चीज है जो समझ में नहीं आया तो हैंड रेज कर सकते हो, अपना ऑडियो ऑन कर सकते हो और बोल सकते हो। मैं सबको परमिशन दे रहा हूँ ऑडियो ऑन करने का, अपना ऑडियो ऑन करके बोल सकते हो कि सर कोई चीज है जो जादू हो गई है। बोलो राघवेंद्र बाबू, क्या समस्या है, बोलो भाई। म्यूजिक को क्या आवाज आ रहा है, म्यूजिक को क्या आवाज आ रहा है, मैसेज करके बोलो क्या बोलो। हाँ जी, दूसरे कोई जल्दी बताइए क्या समस्या है किसी के जीवन में। सर बेस में OH माइनस होता है। हाँ, बेस में OH माइनस होता है, लिखा तो है ना मेरे भाई। तो सर देख हाँ रहे हैं आप, सर, जब बेस में अगर सर OH, हाँ तो सर एसिड में OH प्लस होगा। नहीं, एसिड में H प्लस होता है, देखो एसिड और बेस में OH माइनस। हाँ देखो एसिड और बेस में कैसे H प्लस और OH माइनस होता है। H2O देखो, इस H2O को देखो, ये सारा कहानी इसी का है। H2O जो है ये दो पार्ट में टूटता है, एक तो बनेगा H प्लस और दूसरा बनेगा OH माइनस, ठीक है। H2O जब टूटता है तो या तो H प्लस बनेगा या तो OH माइनस बनेगा। ये जो H प्लस है ये प्रॉपर्टी एसिडिक है और ये प्रॉपर्टी बेसिक है, मतलब यहाँ से कहानी आती है बेस की और यहाँ से कहानी आती है एसिड की। देखो ये A होता है और ये B होता है, ठीक है। इसको अपन क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं अपन हाइड्रोनियम आयन। अब बहुत लोग बोल रहे होंगे कि सर हाइड्रोनियम तो H3O प्लस को बोलते हैं, बेटा H प्लस को भी बोलते हैं, तो इसके लिए परेशान नहीं होना, ठीक है। तो ये कहानी सारी की सारी वाटर की ही है। वाटर से दो पार्ट, एक H प्लस एक OH माइनस, ठीक है। ऐसे समझ लो कि इसके दो आगे जनरेशन वाले बेटा और बेटी, ठीक है। एक जो बना वो बेस कहलाया, दूसरा जो बना वो एसिड कहलाया, चलेगा, डन है। हाँ जी, बोलो और कोई समस्या। जो वाटर में सॉल्युबल एसिड है उनको क्या कहते हैं? उसके लिए कोई अलग से नाम नहीं है बेटा, वाटर में सॉल्युबल एसिड को एसिड ही कहते हैं, उसके लिए कोई अलग से नाम वर्ड यूज नहीं करते। सर उसको डाइल्यूट नहीं कर सकते हैं। डाइल्यूट का मतलब अलग होता है, डाइल्यूट का मतलब होता है कि किसी चीज के कॉन्सेंट्रेशन को कम कर देना। देखो डाइल्यूट का मतलब क्या, तो अपन डेली लाइफ में भी डाइल्यूट यूज करते हैं ना। देखो अपन क्या करते हैं, जैसे मान लो कि एक ग्लास में, जैसे ये बोतल में मैंने पानी लिया, ठीक है। इस पानी में मैंने क्या किया कि 1 चम्मच मैंने नमक डाल दिया, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने मान लो इतना ही पानी लिया था, आधा बोतल लिया था, उसमें 1 चम्मच नमक डाल दिया। इसमें मैंने और अब 2 गिलास और भी से पानी डाल दिया, तो मैं क्या बोलूंगा कि मैंने इस सॉल्यूशन को डाइल्यूट कर दिया। डाइल्यूट का मतलब होता है कि अपने पास उस चीज के कॉन्सेंट्रेशन को कम कर देना, कॉन्सेंट्रेशन कम करना। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि अपन उसको डाइल्यूट एसिड बोल देंगे। कॉन्सेंट्रेटेड एसिड में भी आपका वाटर होता है, ऐसा नहीं कॉन्सेंट्रेटेड एसिड प्योर एसिड होता है, एकदम H2SO4 होता है, नहीं, उसमें भी वाटर होता है, लेकिन उस वाटर का अमाउंट बहुत कम होता है। जब अपन उसको डाइल्यूट करते हैं तो उसमें वाटर का अमाउंट बढ़ा देते हैं। तो डाइल्यूट का मतलब होता है कॉन्सेंट्रेशन कम करना, ना कि डाइल्यूट का मतलब होता है कि इस चीज को सॉल्युबल बनाना, ठीक है। हाँ जी बोलो, और किसी को कोई समस्या है। यार देखो ऐसा होता है जैसे जो सीरा है, सीरा क्या चीज है, कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ शुगर, और उसको डाइल्यूट कर दो, पानी डाल दिया तो डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ शुगर हो गया, खेल खत्म हो गया, और क्या, ठीक है। चलो डन है, ठीक है। तो अपन आज की सभा समाप्त करते हैं यहीं पे, अगले क्लास में फिर मिलेंगे इसके आगे की कहानी के साथ, ठीक है। चलो बस बाय बाय, बाय बाय।